मैं संतोष पांडे आपका अपने YouTube चैनल एसएस ऑनलाइन सॉल्यूशंस में स्वागत करता हूं। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था, जो मिरर पढ़ा था हम लोगों ने, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, उसके बारे में, उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। दो तरह के दर्पण हम लोगों ने पढ़े थे गोलीय दर्पण, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हम आज और बात करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि ये हमारा मिरर है। अभी ये मिरर नहीं है, इसके एक तरफ हम पॉलिश करते हैं, कलई करते हैं। अगर उत्तल सरफेस पर पॉलिश किया गया है तो रिफ्लेक्शन कॉनकेव सरफेस से होगा, अवतल सरफेस से, और ये बन जाएगा हमारा अवतल दर्पण। तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। इसी तरह से अगर हमने कॉनकेव सरफेस पर पॉलिश कर दिया तो रिफ्लेक्शन इसके कॉन्वेक्स सरफेस से होगा। तो ये जो दर्पण होगा हमारा, ये कॉन्वेक्स मिरर होगा, यानी कि उत्तल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण है और ये हमारा उत्तल दर्पण है। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। जो डिस्टेंसेस मेजर करेंगे हम इस दर्पण से, चाहे वो गोलीय दर्पण कॉन्वेक्स हो, चाहे वो कॉनकेव हो, तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं हम? दर्पण के ध्रुव से, उसके पोल से मेजर करते हैं। तो ये है कि अब पोल क्या होता है। तो जो भी हमारा मिरर है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, इसका जो सेंटर है, ठीक मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, इसको हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव, और इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु उसका ध्रुव कहलाता है। और हम दर्पण से जो दूरियाँ मापेंगे वो यहीं से मापेंगे, डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे, ध्रुव से मेजर करेंगे। ठीक है। अब लास्ट टाइम हमने बताया था कि जो हमारा मिरर है, इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये जो हमारा मिरर है, जिस स्फीयर का पार्ट होगा उसका सेंटर यहाँ कहीं पे होगा, ये सेंटर, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसी तरह से ये भी एक स्फीयर का पार्ट होगा, तो इसका सेंटर कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, अर्थात वक्रता केंद्र। और दर्पण के वक्रता केंद्र से सरफेस तक की दूरी किसी भी स्फीयर के लिए उसकी रेडियस होती है। तो इस मिरर की जो रेडियस होगी, जिसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो क्या हो जाएगी? अब दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कई बार ये पूछा जाता है, ऑप्शन दे दिया जाता है, कहाँ से कहाँ तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो कौन सी डिस्टेंस होगी? दर्पण के ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र तक, दर्पण के पोल से उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, यहाँ भी और यहाँ भी। इसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है दर्पण का फोकस, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु पहले जान लेंगे, फिर फोकस दूरी हम लोग जानेंगे। तो पहले अवतल दर्पण में देखिए फोकस क्या होता है। फोकस से पहले एक और चीज जान लीजिए आप, जिसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाते हुए खींची गई सरल रेखा, ये रेखा, ये मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। क्या है मुख्य अक्ष? दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाते हुए खींची गई सरल रेखा, ये मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहलाती है। यहां इस दर्पण में रिफ्लेक्शन यहां से है, कॉन्वेक्स सरफेस से, तो इस मुख्य अक्ष को इस तरफ बढ़ा लेते हैं हम आगे तक, इधर तक। अब मुख्य अक्ष क्या है? दर्पण के पोल से, ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाते हुए खींची गई सरल रेखा, ये मुख्य अक्ष यहाँ, ये मुख्य अक्ष यहाँ। अब हम बात करते हैं फोकस की, दर्पण के फोकस की। तो सबसे पहले अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मतलब जो आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जैसे ये आपतित किरण है, आपतित किरण, ये आपतित किरण इस मुख्य अक्ष के पैरेलल है, समांतर है। इसी तरह से अवतल दर्पण में ये आपतित किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो फोकस की परिभाषा क्या है अवतल दर्पण के लिए? अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के फोकस की परिभाषा में थोड़ा सा अंतर रहेगा, देखिएगा क्या। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यानी रिफ्लेक्शन के बाद,
इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी उस बिंदु को, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये कहाँ से जाएगी, ये कैसे पता चलेगा? तो लास्ट टाइम हम लोगों ने समतल दर्पण से परावर्तन के नियम पढ़े थे, और दूसरा नियम क्या कहता है कि जो आपतन कोण है एंगल ऑफ इंसिडेंस और परावर्तन कोण है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों इक्वल होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इसमें भी गोलीय दर्पण में भी ये लॉ अप्लाई होता है। तो हमको कैसे अप्लाई करना है? सबसे पहले हम देखेंगे कि इस दर्पण के लिए नॉर्मल क्या है। तो ये हमारा आपतित किरण है और किसी भी स्फेयर के सेंटर से, ध्यान से समझिए, किसी भी स्फेयर के सेंटर से उसके सरफेस पर जो ड्रॉ करते हैं लाइन, वो लाइन उसके सरफेस पर नॉर्मल होती है। यानी कि हम इस सेंटर से इस सरफेस पर लाइन ड्रॉ करें, ये लाइन नॉर्मल होगी इस मिरर के लिए, सेंटर से सरफेस तक की लाइन। जैसे कि ये भी इस पर नॉर्मल है, ये भी इस पर नॉर्मल है, तो यहाँ हमारी इंसिडेंट रे है तो हमने ये नॉर्मल ले लिया। अब जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल होता है उसके बीच जो एंगल बनता है हम इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। और लॉ क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से जब रिफ्लेक्शन होगा तो इतने ही एंगल पर रिफ्लेक्शन होगा और ये रे ऐसे यहाँ से वापस आ जाएगी, ये एंगल आर होगा, दोनों इक्वल होंगे। तो फोकस समझ रहे थे हम लोग, दर्पण का फोकस। फोकस क्या है कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर कट करती है, ये फोकस होता है। अब ये समांतर किरण ऊपर है, नीचे भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि ये पैरेलल रे है, तो अब इस पैरेलल रे के लिए यहाँ से नॉर्मल डालेंगे, ये हमारा नॉर्मल होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इस इंसिडेंट रे के लिए, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो भी यहीं से जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। ठीक है, तो फोकस क्या है अवतल दर्पण के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए फोकस क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर पैरेलल आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, इसको हम दर्पण का फोकस कहते हैं। इसी तरह से आप उत्तल दर्पण में देखिएगा क्या होगा। इसी तरह से उत्तल दर्पण में क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण है। तो इसके लिए नॉर्मल बनाएंगे, यहाँ से सरफेस पर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल होगा, ये हमारा नॉर्मल हो गया। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण। तो यहां से जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के केस में ये एंगल और रिफ्लेक्टेड रे ये होगी, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा और ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। अब ये रिफ्लेक्टेड रे इधर बाहर जा रही है, इसको अगर हम पीछे मिलाते हैं तो यहाँ पे कट करता है, यहाँ पे कट करता है, तो ये उत्तल दर्पण के लिए फोकस होगा, उत्तल दर्पण के लिए फोकस होगा। इसी तरह से अगर पैरेलल रे यहाँ पर नीचे है तो इसके लिए ये हो जाएगा नॉर्मल, और इस बार रे ऐसे जाएगी, ऐसे, और यहाँ पे कट करेगी। तो देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो परावर्तित किरणें हैं वास्तव में कट करती हैं इस पॉइंट पर, वास्तव में मिलती हैं इस पॉइंट पर, एक्चुअल में मिलती है यहाँ पर, तो ये अवतल दर्पण का फोकस होता है। यहाँ पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में मिलती नहीं है, क्योंकि ये दर्पण क्या कर रहा है, रेज को वापस इधर भेज दे रहा है, इधर भेज दे रहा है, ये इसको फैला रहा है। अच्छा हाँ, ये भी देखें आप कि जो हमारा अवतल दर्पण है ये मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्र कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, एकत्र कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। इसलिए इस दर्पण को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, यानी कि अभिसारी दर्पण, अभिसारी, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको रट लीजिएगा, अभिसारी दर्पण। क्यों अभिसारी? क्योंकि ये जो क्रिया है, ये जो फिनोमिना है, किसी एक बिंदु पर प्रकाश की किरणों का एकत्र होना,
ये अभिसारी क्रिया कहलाती है। इसीलिए इस दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा मिरर कहलाएगा? अवतल दर्पण। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें हैं उनको एक बिंदु पर एकत्र करता है, एक बिंदु पर एकत्र करता है और क्रिया कहलाती है अभिसारी, इसलिए इसको कहते हैं अभिसारी दर्पण। यहाँ पे ठीक उल्टा होता है। जो हमारा उत्तल दर्पण है कॉन्वेक्स मिरर, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को फैलाता है। देखिए इधर जा रही है, इधर जा रही है, फैला रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। इसको हिंदी में हम कहते हैं अपसारी, अपसारी। तो कंफ्यूजिंग वर्ड है अभिसारी और अपसारी, इसको आप याद करेंगे। अपसारी क्यों? क्योंकि किरणों को, प्रकाश किरणों को फैलाने की क्रिया कहलाती है अपसारी क्रिया और इसलिए इस दर्पण को हम कहते हैं अपसारी दर्पण। तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत बार पूछी जाती है। फोकस क्या होता है? अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम कहते हैं फोकस। और उत्तल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम फोकस कहते हैं। फिर बात आती है फोकस दूरी की। फोकस दूरी किसे कहेंगे? फोकस दूरी, फोकल लेंथ भी कहते हैं इसे। फोकस दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। तो बहुत क्लियर है, ये हमारा फोकस पॉइंट है, फोकस बिंदु है। तो दर्पण के ध्रुव से, डिस्टेंस हमने बताया हम मेजर करेंगे कहाँ से? ध्रुव से। दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी, इसको हम कहते हैं फोकस दूरी। तो ये वाली डिस्टेंस फोकस दूरी होगी हमारी, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर भी ये डिस्टेंस हमारी फोकस दूरी होगी, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या है? किसी दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। और जो हमारा ये दर्पण है अवतल दर्पण, ये हमारा अभिसारी दर्पण कहलाता है। और कन्वर्जिंग मिरर क्योंकि एक ही बिंदु पर किरणों को एकत्र करता है, ये डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है, अपसारी दर्पण कहलाता है। तो दर्पण से रिलेटेड लगभग जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म यूज किए जाते हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात की। अब जो है एक और चीज़ देख लीजिए इसमें, कभी कभी ये पूछ लेते हैं, चलिए हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। दर्पण जो हमारा होता है, ये दर्पण की जो दूरियां हम लेते हैं, मेजर करते हैं अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। आगे हम लोग देखेंगे कि इसकी जो दूरियां हैं, फोकस दूरी, वक्रता जो त्रिज्या है, ये दूरियां या जो है वस्तु की दूरी, ये सब दूरियां कब हम पॉजिटिव लेते हैं और कब नेगेटिव लेते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है दर्पण के लिए, जो डिस्टेंसेज मेजर करते हैं तो किस दर्पण में हम कब पॉजिटिव लेंगे और कब नेगेटिव लेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो जिसमें हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की है, इसके टर्म्स के बारे में बात की है, तो अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इसको आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके और फ्रेंड्स जैसे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको लगता हो कि उनके लिए भी लाभदायक है तो उनको भी शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।